नमस्कार दोस्तों। आज ब्राह्मण राजवंश में हम चर्चा करने वाले हैं कण्व वंश और आंध्र सातवाहन वंश की। कण्व वंश का जो समय माना जाता है वो 72 या 73 ईसा पूर्व 72-73 ईसा पूर्व से लेकर 28 ईसा पूर्व तक का कार्यकाल माना जाता है। हालांकि बहुत ही छोटा समय रहा, तकरीबन 50 वर्षों का। 50 वर्षों तक कण्व वंश शासन करता रहा और 50 वर्षों के दौरान कुछ नई चीज़ें हुई। इन नई चीज़ों को जानने के लिए या आंध्र सातवाहन वंश को जानने के लिए आप हमारा वीडियो चैनल GS with GD का ये वीडियो पूरा देखिएगा। तो कण्व वंश की जब हम चर्चा करते हैं तो जो शुंग वंश का अंतिम शासक था, शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूत की हत्या, उसके सेनापति, जो देवभूति का सेनापति था, उसके सेनापति वसुदेव ने 75 ईसा पूर्व में कर दी और 75 ईसा पूर्व में उसकी हत्या करने के बाद उसने कण्व वंश की नींव डाली। और यह कण्व वंश, इस कण्व वंश के शासकों में 50 वर्ष के कुल शासनकाल के दौरान में जो वसुदेव कण्व था वह सबसे अच्छा शासक माना जाता है। तो इसमें वसुदेव कण्व, भूमिपुत्र कण्व, नारायण कण्व और सुशर्मन शासक हुए थे। मतलब 50 वर्ष के शासनकाल के दौरान वासुदेव, भूमिपुत्र और नारायण कण्व और सुशर्मन 4 शासक हुए थे। इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मन था। सुशर्मन की हत्या लगभग 30 ईसा पूर्व में सिमुक ने करके एक नए राजवंश की नींव डाली और उस वंश का नाम रखा आंध्र सातवाहन वंश। तो कण्व वंश के बारे में इतिहास में बहुत छोटी जानकारी मिलती है। कुल 50 वर्ष का ही शासनकाल रहा, ईसा पूर्व का शासनकाल था, तो इसके बारे में जानकारी का थोड़ा अभाव है, लेकिन फिर भी इतनी जानकारी कण्व वंश के बारे में मिलती है। अब हम चर्चा करते हैं आंध्र सातवाहन वंश की। आंध्र सातवाहन वंश, इसी को चेदि वंश भी कहा जाता है। आंध्र सातवाहन वंश को आंध्र सातवाहन वंश की कहानी शुरू होती है। दरअसल विंध्याचल पर्वत जो है, विंध्याचल पर्वत के दक्षिणी हिस्से में, यानी कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और मध्य प्रदेश का कुछ इलाका, तमिलनाडु, केरल इत्यादि में 2 तरह की शक्तियां काम कर रही थी। 2 शक्ति साम्राज्य बटे हुए थे विंध्याचल के दक्षिण में। पहला जो उत्तरी दक्कन का हिस्सा था, उत्तरी दक्कन का हिस्सा, अच्छा दक्कन शब्द यहाँ आप याद किए रहिएगा, आगे चल करके जब हम आपको मध्यकालीन इतिहास बताएंगे कभी, तो मध्यकालीन इतिहास में दक्कन का जिक्र बहुत बार आएगा। तो दक्कन के जो सातवाहन थे, एक तो दक्कन के सातवाहन थे और दूसरा कलिंग के चेदि वंश का शासन था कलिंग में। कलिंग आप जानते हैं कि उड़ीसा का इलाका कलिंग का हिस्सा माना जाता है। कलिंग का जिक्र मौर्य वंश के समय में भी एक बार आया है, कलिंग युद्ध का जिक्र आया है, जिसके बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। तो दक्षिण में 2 शक्तियां काम कर रही थी, एक तो पहली उत्तरी दक्कन के सातवाहन वंश और दूसरी कलिंग के चेदि वंश। चेदियों की शक्ति जो थी, जो कलिंग के में चेदि वंश का शासन था, उनकी जो शक्तियां थी वो बहुत ही अल्पकालीन थी, परंतु सातवाहन वंश की जो शक्तियां थी वो लगभग 3 सदी तक चलती रही। मतलब 300 साल तक सातवाहनों का शासन चलता रहा। आंध्र सातवाहनों का शासनकाल लगभग 300 सालों तक चला और सातवाहन वंश जो था उसे ये माना जा सकता है कि दक्षिण भारत में संभवतः इन्होंने पहला साम्राज्य स्थापित किया था सातवाहन वंशों ने अपना। मतलब दक्षिण के बारे में जब हम 16 महाजनपद पढ़ते हैं, 16 महाजनपदों में दक्षिण का एक महाजनपद था केवल। और जब हम यहाँ इस ब्राह्मण राजवंश की बात कर रहे हैं, ब्राह्मण वंश की बात कर रहे हैं, तो आंध्रों में, दक्षिण में आंध्र सातवाहन वंश केवल एक ऐसा वंश था जो लगभग 300 साल तक शासन किया था। तो आंध्र सातवाहन वंश के बारे में हम पहले आपको बता चुके हैं कि इस वंश की स्थापना सुशर्मन के सेनापति सुशर्मन की हत्या करके सिमुक ने इस वंश की नींव डाली। सिमुक इस वंश का संस्थापक था
जिसे 60 ईसा पूर्व से लेकर के 37 ईसा पूर्व तक का शासनकाल जिसका माना जाता है। अभी तक जो आप कहानी पढ़ रहे हैं वह ईसा पूर्व की है। तो सिमुक जो था, सिमुक ने मगध पर आक्रमण किया। मगध साम्राज्य के बारे में आपको बहुत कुछ बताया जा चुका है। मगध का उत्कर्ष, आप हमारा पिछला वीडियो देखिएगा, सर्च करिएगा तो मगध के बारे में बताया गया है। मगध पर आक्रमण किया इसने, और जहां पर कण्व शासक सुशर्मन शासन कर रहा था, उसने जो है विदिशा का क्षेत्र, सबसे पहले विदिशा का इलाका सिमुक ने कण्वों से प्राप्त किया था, कण्वों से उसे हासिल किया था, मगध साम्राज्य पर हमला करके विदिशा का इलाका। सिमुक ने अनेक जैन मंदिर, बौद्ध मंदिर, चैत्य, विहार इत्यादि का निर्माण करवाया सिमुक ने। तो हम ये कह सकते हैं कि जैनियों और बौद्धों के बारे में इसके बहुत ही उत्तम विचार थे। जैनियों और बौद्धों का ये थोड़ा सा संरक्षक कह सकते हैं आप, भले ही ब्राह्मण राजवंश की बात हो रही है, फिर भी हम ये कह सकते हैं कि यह जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के प्रति काफ़ी उदार था। अपने शासन काल के दौरान भले ही इसने उदारता का प्रदर्शन किया, लेकिन धीरे धीरे करके यह एक तरह से दुष्ट और अत्याचारी शासक बन गया, भले ही वह जैनियों और बौद्धों के प्रति उदार रहा हो। इसकी दुष्टता के कारण, इसकी दुष्टता से और इसके अत्याचार से परेशान होकर के इसकी हत्या कर दी गई। और इसकी हत्या करने के बाद कृष्ण यहाँ का शासक बना, तकरीबन 37 ईसा पूर्व में। 37 ईसा पूर्व से लेकर के 27 ईसा पूर्व तक का शासनकाल यह कृष्ण का शासनकाल माना जाता है। कृष्ण जो कि सिमुक का भाई था, आंध्र सातवाहन वंश की जिसने स्थापना की थी सिमुक का छोटा भाई था कृष्ण। इसी को कहीं कहीं कान्हा भी कहा जाता है, और पुराणों में ये माना जाता है कि इसने तकरीबन 18 वर्षों तक शासन किया। हालांकि ऐतिहासिक साक्ष्य जो मिलते हैं वो तकरीबन 10 वर्ष तक के ही मिलते हैं, लेकिन पुराणों में इसे 18 वर्ष तक का माना गया है। और इसका जिक्र, चूंकि शासनकाल बहुत छोटा रहा, इसलिए इसका जिक्र जो मिलता है वो हमें नासिक के शिलालेख से मिलता है। नासिक में एक शिलालेख है जिसमें ये बताया गया है कि आंध्र सातवाहन वंश में कृष्ण नाम का एक शासक हुआ करता था। इस वंश में अगला शासक हुआ सातकर्णी प्रथम। हम आपको आंध्र सातवाहन वंश के एक एक शासकों के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। हालांकि 300 साल का इतिहास है, फिर भी हम ये कोशिश करेंगे कि जो महत्वपूर्ण शासक हो उनके बारे में आपको जानकारी जरूर हासिल हो जाए। सातकर्णी प्रथम का शासन आया, यह 27 ईसा पूर्व से लेकर 17 ईसा पूर्व तक का इसका शासनकाल माना जाता है कि ये 27 ईसा पूर्व से लेकर के 17 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया था। यह सिमुक का पुत्र था, या कहीं कहीं माना जाता है कि यह कृष्ण का पुत्र था। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि यह सिमुक का पुत्र था, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि यह कृष्ण का पुत्र था, लेकिन इसने सातकर्णी की उपाधि धारण की थी। सातकर्णी की उपाधि धारण करने के कारण इसे सातकर्णी प्रथम कहा गया, और सातकर्णी की उपाधि धारण करने वाला यह पहला शासक था जिसने सातकर्णी की उपाधि धारण की। अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए इसने एक अमीय वंश, उस समय दक्षिण में था, अमीय वंश की राजकुमारी नैनिका से विवाह किया। हम पहले भी बता चुके हैं आपको और पुनः बता रहे हैं कि जब पहले का समय था इतिहास में, तो वैवाहिक संबंधों द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार करने की परंपरा थी। तो इसने अमीय वंश की राजकुमारी नैनिका से विवाह किया और अपनी स्थिति मजबूत की, और अमरावती को अपनी राजधानी बनाया। वर्तमान समय में भी अमरावती एक प्रदेश की राजधानी है। हमें विश्वास है कि आप उस चीज़ को जानते होंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि अमरावती कहाँ की राजधानी है। और इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किया और 1 राजसूय यज्ञ कराया। 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ कराया, और ये तीनों कराने के बाद, मतलब 2 अश्वमेध और राजसूय कराने के बाद इसने सम्राट की उपाधि धारण की।
सातकर्णी की उपाधि इसने पहले धारण की थी, सम्राट की उपाधि इसने बाद में धारण की। इसी वंश का एक शासक हुआ गौतमी पुत्र सातकर्णी। सातकर्णी वंश एक ऐसा वंश था जिसमें शासक के नाम के पहले माँ का नाम लिखा जाता था। जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी का जिक्र हम आपसे कर रहे हैं। गौतमी पुत्र सातकर्णी सातकर्णी वंश का मतलब आंध्र सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक था और इसने वेड़टक स्वामी की उपाधि धारण की। वेड़टक स्वामी की उपाधि इसने धारण की और इसने अपने आप को स्वयं को ये कहा कि ब्राह्मणों और वेदों का एकमात्र कोई अगर आश्रयदाता है तो वह गौतमी पुत्र सातकर्णी है। यानी कि ब्राह्मण और वेदों की रक्षा करने वाला इतिहास में अगर कोई शासक हुआ है तो स्वयं को गौतमी पुत्र सातकर्णी ने कहा है कि मैं ही ऐसा व्यक्ति हूँ जो ब्राह्मणों और वेदों की रक्षा कर रहा हूँ। इसे उस समय त्रिसमुद्र पिता तोयवाहन भी कहा गया। शब्द थोड़ा सा बड़ा है लेकिन जब आप समझेंगे तो बहुत ही आसान है। त्रिसमुद्र पिता तोयवाहन, त्रिसमुद्र का मतलब 3 समुद्र, यानी कि जो सातकर्णी वंश का शासन था वो 3 समुद्रों के इर्द गिर्द बसा हुआ था। 3 समुद्र, जब आप भारत का भूगोल देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि एक समुद्र अरब सागर है, दूसरा हिंद महासागर है और तीसरा बंगाल की खाड़ी है। तो ये तीनों का इलाका जो है यहाँ तक इसका शासन था। तो आप ये समझ सकते हैं कि आंध्र सातवाहन वंश उस समय कितना प्रतापी था, कितना साम्राज्य इसका फैला हुआ था। तो इसे जो है त्रिसमुद्र पिता तोयवाहन कहा गया। और शून्यवाद के संस्थापक, शून्यवाद की खोज जो भारत के दर्शन में मानी जाती है, और माध्यमिक संप्रदाय के प्रवर्तक नागार्जुन गौतमी पुत्र सातकर्णी के समकालीन थे। यानी कि उस दौर में नागार्जुन और गौतमी पुत्र सातकर्णी एक दूसरे के पैरेलल काम कर रहे थे, समानांतर काम कर रहे थे, इसलिए माना जा सकता है कि ये समकालीन थे। गौतमी पुत्र सातकर्णी के बाद उसका पुत्र शासक बना जिसे वासिष्ठी पुत्र पुलवामी कहा गया। पुलवामी को दक्षिण पथेश्वर भी कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति जो दक्षिण पथ का ईश्वर है, मतलब दक्षिण में उसके अलावा और कोई शासक नहीं है। और जो वासिष्ठी पुत्र पुलवामी का जो सिक्का पाया गया है उसके सिक्के पर 2 पतवारों वाले जहाज का जिक्र है। एक ऐसे जहाज का अंकन किया गया है जिसे 2 पतवार खेते हैं, जो ये माना जाता है, ऐसा समझा जा सकता है कि इसके समय में नौसेना बहुत ही सशक्त थी। अच्छा, नौसेना का सशक्त होना एक कारण भी था कि 3 तरफ से अगर साम्राज्य किसी का समुद्र से घिरा हुआ हो और उसकी नौसेना अगर शक्तिशाली नहीं होगी तो शासक कितने दिन तक शासन कर पाएगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आंध्र सातवाहन वंश में वासिष्ठी पुत्र पुलवामी का शासन सबसे बेहतरीन नौसेना के लिए जाना जाता है, जबकि गौतमी पुत्र सातकर्णी को त्रिसमुद्र पिता तोयवाहन कहा जाता है। आंध्र सातवाहन वंश का अंतिम शासक यज्ञश्री सातकर्णी था, जो कि इस वंश का अंतिम शासक माना जाता है। तो आंध्र सातवाहन वंश के जितने भी सिक्के पाए गए हैं उस दौर में वह सभी सिक्के शीशे के मिलते हैं। आज के दौर का सिक्का नहीं था। वह दौर जो था आंध्र सातवाहनों का, वहाँ पर शीशे के सिक्के पाए गए हैं। शीशे के अलावा अगर किसी अन्य धातु का सिक्का मिला है तो वह तांबा और कांसे का सिक्का भी वहाँ पर पाया गया है, जिसके साक्ष्य पाए गए हैं। ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमिदान देना और जागीर देने की परंपरा का आरंभ सातवाहन वंश के समय में हुआ। इससे पहले ब्राह्मणों को भूमिदान और जागीर नहीं दी जाती थी। यानी कि आंध्र सातवाहन वंश में ब्राह्मणों का प्रश्रय ज़्यादा हुआ। आंध्र सातवाहन वंश के शासकों ने अनेक चैत्य बनाए, विहार बनवाए। चैत्य ऐसी जगह को कहा जाता है जहाँ पर एक लंबा हाल होता है, उसे हम कहते हैं चैत्य। और विहार का मतलब होता है जो भिक्षुओं के रहने का स्थान होता है, उन्हें कहा जाता है विहार।
आंध्र सातवाहन वंश की राजकीय भाषा थी प्राकृत और लिपि थी ब्राह्मी। उस दौर में ब्राह्मी, अरमाइका और खरोष्ठी 3 लिपियां चलती थी, जिसमें आंध्र सातवाहन वंश में ब्राह्मी लिपि की प्रधानता है। ब्राह्मी लिपि बहुतायत में पाए जाते हैं। पुराणों के अनुसार, पुराणों में ऐसा माना गया है कि आंध्र सातवाहनों ने तकरीबन 300 वर्ष तक शासन किया था। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको जो जानकारी दी गई है वह आंध्र सातवाहन वंश और कण्व वंश के बारे में दी गई है। आगे जो वीडियो में हम चर्चा करेंगे वह मौर्योत्तर काल के बाद, मतलब 300 साल तो ये हो गया जो भारतीय लोग शासन कर रहे थे। मौर्योत्तरों के बाद, मौर्यों के बाद भारतीयों का शासन भी है और मौर्यों के बाद कुछ विदेशी आक्रमणकारियों का भी शासन है। तो विदेशी आक्रमणकारियों के शासन के बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।